आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई। द फ्लाई शॉर्ट स्टोरी जो लिखी गई है कैथराइन मैन्सफील्ड के द्वारा। कैथराइन मैन्सफील्ड जो एक राइटर रही है और जिसने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी है। फेमस भी अपनी शॉर्ट स्टोरी की वजह से रही है। न्यूजीलैंड में पैदा हुई और इंग्लैंड के ऊपर मतलब लंदन की एक कहानी लिखी है इस द फ्लाई में। द फ्लाई एक सिंबॉलिक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक सिंबल है और वो फ्लाई अपने आप में मतलब एक सिंबल क्रिएट करती है और कहानी है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई वर्ल्ड वार फर्स्ट से। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की बात है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जैसे कि आपको पता उसके बारे में हम कई बार कई कहानियां इस तरीके की आई है हमारे लिटरेचर में। कुछ नॉवेल इस तरीके के हैं, कुछ ड्रामा भी है कि जहां वर्ल्ड वार फर्स्ट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही कहीं कहीं वर्ल्ड वार सेकंड का भी देखने को मिलता है। यहाँ वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात है और ईयर फिर दोबारा एक इंपॉर्टेंट ईयर आती है 1922, जहां पर द वेस्टलैंड में हमेशा बताता हूँ वो पब्लिश की गई थी। इसी ईयर में ये स्टोरी जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये भी पब्लिश की गई है। और बात है द फ्लाई की और यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट से जुड़ी हुई। तो इसी की बात करेंगे और इसके ज्यादा मतलब छोटी सी स्टोरी तो शॉर्ट स्टोरी तो शॉर्ट ही है। और इसमें कोई ज्यादा कैरेक्टर भी नहीं है, मतलब मेन टू कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात है। और दो में भी बस एक ही कैरेक्टर है जिसके बारे में सारी कहानी और सब कुछ उसी से रिलेटेड रहेगा। तो हमें कोई ज्यादा नाम याद नहीं करने हैं। सीधा सीधा कहानी का भाव समझना है कि ये किस तरीके की है, जिसकी थीम भी वॉर को लेकर के, डेथ को, ग्रीफ को, स्ट्रगल को, ये सारी चीज यहाँ पर दिखाई गई है। और याद किया गया है अपने बेटे को। तो यहाँ पर दो बुजुर्ग की कहानी है, दो बड़े बुजुर्ग है और उनकी कहानी लंदन का एक ऑफिस है वहां पर दिखाई जाती है। तो एक कंपनी है और जहां उसके कैरेक्टर दिखाए जाएंगे। तो मैं इसके स्टोरी को साथ साथ मतलब इसके मैं आपको कैरेक्टर भी मतलब क्वेश्चंस और स्टोरी दोनों चीज साथ के साथ ही कंप्लीट करता चलूंगा। तो हम इसमें बताएंगे कि किस तरीके से कहानी स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से यहाँ पर दोनों बुजुर्ग जो है उनके बच्चों को जिस तरीके से वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जिस तरह से वो खत्म हो गए थे, तो उसी को ध्यान में रख करके ये स्टोरी करी है। तो इसके स्टार्टिंग से देख लेते हैं कहानी को। जो फ्लाई है ये स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कैथराइन मैन्सफील्ड ने लिखी है और एक सिंबॉलिक शॉर्ट स्टोरी। अब सिंबल आपको पता ही है कि हम किसी चीज को दिखा करके, क्योंकि जो फ्लाई है ना वर्ड, आप ये कहोगे कि इसकी तो कोई बात ही नहीं है। लास्ट में थोड़े समय के लिए एक मक्खी को दिखाया जाता है और उसका, अब आप उस कहानी लास्ट में मतलब सारी कहानी का निचोड़ ही सारा लास्ट में है। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरी स्टोरी में कुछ भी नहीं है। केवल एक लास्ट का एक छोटा सा एपिसोड है जो वो मक्खी किस तरीके से मारी जाती है या मर जाती है एक बुजुर्ग के हाथ से। जो ऐसा भी नहीं था कि उसे मारना चाह रहा था, उसे मारने के बाद अब वो इम्पैक्ट जो पड़ा है या जो रीडर्स को एक मैसेज छोड़ना चाह रही है ये शॉर्ट स्टोरी राइटर जो मैन्सफील्ड है, तो वो क्या है, वो एक सिंबल था और उसका क्या यूज था उसी पे हम लास्ट में जाकर के चर्चा करें। तो फिलहाल कहानी में कुछ ऐसा नहीं था। तो दो व्यक्तियों की कहानी जैसा कि मैं बता रहा था, उनके कैरेक्टर की भी बात करेंगे, एक एक चीजों को क्लियर करते चल रहे, स्टोरी भी साथ के साथ हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ये स्टोरी जो है ये कंडेम करती है द वाइल्ड हॉरर ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। जो डर होता है ना हॉरर कि भाई वर्ल्ड वार फर्स्ट में इतनी दुनिया गई, इतने मरे, उसे कंडेम करती है, निंदा करती है। देखो ये एक वो टाइम था, अपने मन में आप इस चीज को बिठा लो। ये बात हम यहीं की नहीं कर रहे कि हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं या हम अमेरिका की या इंडिया की। पूरा जब वर्ल्ड वार हुआ तो सारे ही देश उसमें लगे और हर जगह यही था कि इस समय अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो देखो कितना तरीका होता है। हम आर्मी के लिए भी बच्चों की भीड़ लगी रहती है, नेवी के लिए, आर्मी के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए। और ये सारे कंट्री में ऐसा ही है आज भी। अगर हमें मतलब एक जॉब के लिए इंसान परेशान रहते हैं और लाखों फॉर्म भरते हैं, कुछ ऊपर नंबर आता है। लेकिन जब वर्ल्ड वार चला था उस समय घर से बुला बुला करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके सभी सरकारों ने, बड़ा मतलब गवर्नमेंट ने कि भाई कोई भी अपने बच्चों को भेज दो। तो वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग की जरूरत थी या कोई फॉर्म भराया जा रहा था। जरूरत थी इंसान की कि कौन देश के लिए अपने प्राण निछावर करेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मर रहे थे उस टाइम पे और गवर्नमेंट ने कहीं न प्रेशर भी बनाया कि घर घर से व्यक्ति जाएंगे। तो इंग्लैंड का अगर हम बात करें तो वहां से दो परिवार के दो इकलौते बच्चे, वे दोनों गए थे, उन्हीं की आज हम कहानी भी स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो दोनों गए और दोनों ही मारे गए। और लगभग 6 साल हो चुके हैं जब वो मरे थे। 1922 में लिखी गई कहानी 1922 में पब्लिश हो गई। तो लगभग
6 साल हो गए तो 1916 की बात होगी, वो मर गए होंगे। तो 1940 से वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था 18 तक, उसके बाद मतलब 4 साल का ये वर्ल्ड वार फर्स्ट रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें तो 1939 से 45 तक होता है। उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो हम वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 14 से लेके 18, 1914 से 1918 के बीच ये लड़ाई रही। तो कहीं 1916 के आसपास इन दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है, जो अलग अलग परिवार पड़ोस में ही रहते हैं, और बल्कि एक दूसरे के यहाँ काम भी करता था। अब ये बूढ़े भी हो गए। एक एक बैसाखी थी, एक ही बेटा था इसके भी और उसके भी, दोनों मारे गए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में। उसी को जोड़ करके कहानी को देखो किस तरीके से पिरोया गया है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार फर्स्ट का इम्पैक्ट था, उन्हें याद करना, बच्चों की यादों में रहना, रोना रोना, वो सब चीज देखी गई है। और लास्ट में क्या होगा उस पर भी नजर डालेंगे। ये जो फ्लाई कहानी है वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1922 में, ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। द नेशन एंड एथनियम, मतलब इस एक न्यूज़पेपर में पहले पब्लिश की गई थी, बाद में फिर ये एक कलेक्शन में आई थी, शॉर्ट कलेक्शन था 1923 में। लेटर बाद में ये अपीयर्ड हुई मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हमारे। तो हमें ये याद रखना है कि 1922 में ये इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, बाद में ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था उसमें पब्लिश हुई, दोनों की ईयर, दोनों के नाम याद रखने हैं। और वर्ल्ड वार फर्स्ट का इसमें कहानी पे इम्पैक्ट है। ये तो आप याद ना भी करोगे, तब जब आप कहानी सुन लोगे तो आपको पता भी लग जाएगा, हाँ वर्ल्ड वार फर्स्ट से जुड़ी हुई है। क्योंकि उन दोनों बूढ़े व्यक्तियों के जो बच्चे थे, दोनों ही मारे गए थे, दोनों के ही एक एक बेटा था, और दोनों ही वो मारे गए। तो दोनों का परिवार कैसा हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब पहला कैरेक्टर इसमें आता है मिस्टर वुडी फील्ड का। ये जो वुडी फील्ड है ये भी एजेड हो चुका है, बल्कि यहां तक कि अपनी नौकरी भी छोड़ चुका है। नौकरी कैसे छोड़ी थी, बुढ़ापे का तो कारण था ही था, उसके साथ साथ इसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो मतलब जैसे लकवा सा मार जाता है एक तरफ को, तो वो बीमारी इसके हो गई थी, मतलब शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। तो इसने जॉब छोड़ दी और घर पे ही रह रहा था। इसकी वाइफ है, इसकी दो लड़कियां हैं, लड़का इसका मर चुका था। वही मैं जो बता रहा, 6 साल उसे बीत चुके हैं। 6 साल पहले इसका लड़का मर चुका था। तो जहां ये काम करता था, उसे, वहां पे जो इंसान था वो इससे 5 साल बड़ा था, उसे बॉस कहता था, इसका बॉस था वो। लेकिन उसकी कंपनी है, एक बड़ी फैक्ट्री कंपनी लगाई हुई है, आज भी वो कंपनी चल रही है। तो ये वहां पर वर्क करता था, लेकिन जब इसकी स्वास्थ्य जो है, हेल्थ खराब हो गई, तो इसने वो नौकरी मतलब वहां से छोड़ करके आ गया। परिवार वालों ने ना करने दिया, ना ही करने की हालत में था। तो अब ये अपने घर पे है और इसके बच्चे जो है इसकी सेवा कर रहे हैं, और डॉक्टर से मतलब परामर्श करता है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ना हेल्थ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ये जॉब कर सके। बड़ी मुश्किल से 7 दिन में एक दिन निकल के जाता है शहर में घूमने के लिए, वो भी अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करके, जैसे मना किया गया है डॉक्टर के द्वारा कि इन्हें आराम की जरूरत है, ये बाहर ना जाए। हालांकि जो इसका बॉस है वो इससे 5 साल बड़ा है, लेकिन वो स्वास्थ्य में बिल्कुल ठीक है, अपनी कंपनी को चला रहा है। लेकिन वो भी दुखी है कि कंपनी चला रहा हूँ, किसके लिए चला रहा हूँ, मेरे तो घर में कोई रहा ही नहीं है। क्योंकि उसका जो लड़का था वो मर चुका है, लड़का इसका भी मर चुका है, इसके दो बेटियां हैं, ये भी उनके भरोसे पे ही है। तो कुल मिलाकर के एक दिन चुन रखा है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वो कौन सा दिन है जिस दिन ये बाहर निकल के जाता था, तो वो ट्यूसडे का दिन था, मंगलवार का। कैसे भी करके ध्यान रख लेना कि ये मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, तो थोड़ी ताकत वाला, तो ऐसे कुछ भी। तो ट्यूसडे का दिन था, और उस दिन जो है ये बाहर निकलता था। तो वो, और इसे जाना कहीं नहीं होता था, ये अपनी उसी कंपनी में जहां कभी जॉब किया करता था। क्योंकि इसका जो बॉस है वो इसका दोस्त की तरह ही था, तो दोनों अब तो बिल्कुल ही दोस्त बन चुके हैं। तो उससे मिलने के लिए जाता है, दोनों बूढ़े व्यक्ति आपस में बैठ के इधर उधर की चर्चा करते हैं। ऐसी कुछ कहानी बनती है यहाँ पर। तो जो नाम है बॉस का, वो नाम नहीं खोला, उसका नाम बॉस ही है, मतलब बॉस के नाम से ही इस शॉर्ट स्टोरी में डाला गया है। तो एक बॉस का कैरेक्टर हो गया, और एक मिस्टर वुडी फील्ड का हो गया। ये दो ही कैरेक्टर है जो सामने दिखाए जाते हैं। या फिर तीसरा कैरेक्टर एक मक्खी का आएगा जो लास्ट में है, द फ्लाई का, उसकी बात हम लास्ट में ही कर लेंगे। तो फिलहाल वुडी फील्ड के बारे में जिक्र हो गया तो मैंने आपको बता दिया। वुडी फील्ड जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका बेटा जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट में लॉस्ट हो गया था। ही लिव्स विद हिज वाइफ एंड डॉटर्स, दो बेटी है और अपनी वाइफ, इनके साथ वो रहता है। वुडी फील्ड एक रिटायर पर्सन है, रिटायर कंपनी से हो गया है। वो रिटायर हुआ था अपनी जॉब से बीमारी की वजह से, ड्यू टू इलनेस।
रैगी जो है उसके बेटे का नाम है, तो एक नाम ये भी है, बस यही नाम आएगा, हालांकि ये तो मर चुका है, बस एक नाम ही ध्यान रखना है। तो रैगी उसके बेटे का नाम था। बल्कि जो बॉस है उसके बेटे का तो नाम भी नहीं आएगा, उसके बेटे के नाम की कहीं जिक्र नहीं आएगा, केवल इसका नाम है रैगी। जो बेटा था वुडी फील्ड का, और ही डाइड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में मर गया था। गटरूड बेटी का नाम है, वुडी फील्ड की एक बेटी है उसका नाम गटरूड है। ये गटरूड नाम आपके वैसे भी याद रहेगा, हेमलेट में था, हेमलेट की मदर का नाम था। और द बोस ये नाम हो गया, नाम तो है नहीं, मतलब बोस के नाम से जाना गया है। इज द फ्रेंड ऑफ मिस्टर वुडी फील्ड का फ्रेंड है। ही हैज आल्सो लॉस्ट हिज सन इन वर्ल्ड वार फर्स्ट में, इसका भी बेटा लॉस्ट हो चुका है। तो दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, लेकिन हालत अगर देखें तो उसके दो बेटी है, वो थोड़ा यहाँ पर सुकून है, लेकिन उसकी हेल्थ खराब है। ये वैसे हेल्थ से ठीक है, लेकिन इसका बेटा चला गया तो ये अकेला है बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के दोनों ही बड़े परेशान हैं, और दोनों एक कश्ती से में ही सवार है, दोनों दुखी है। द बॉस इज 5 ईयर ओल्डर देन वुडी फील्ड से, देखो ये 5 साल बड़ा है। और ही वाज द बॉस, अब ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ही वाज द बॉस ऑफ वुडी फील्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड में वो उसका बॉस था, मतलब उसका तो सारी कंपनी उसकी थी, तो वो उसे बॉस ही कह के बुलाता है। और बोस जो है वो 5 साल बड़ा है वुडी फील्ड से। जो नेम है बोस का इज नॉट मेंशन इन दिस स्टोरी, तो कहानी में उसका नाम नहीं मेंशन किया गया है। बोस और वुडी फील्ड हैव वन थिंग इन कॉमन, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के दोनों ने अपने बेटे खोए हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में। दोनों इस बात को लेकर के थोड़ा सा दुखी है। एक चीज और है, ये जो कहानी है इसमें एक बात और दी गई है, हालांकि वो लिखा हुआ नहीं है शायद क्वेश्चन, आप ध्यान रख लेना। एक प्रोवर्ब होती है, टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय सबसे बड़ा सबसे बेस्ट हीलर है। हीलर से मतलब होता है मरहम है, मतलब समय जख्मों को भर देता है, एक कहावत भी है। ऐसा ही हो गया, देखो कब तक रोएंगे, 6 साल हो गई तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो आंसू भी नहीं निकलते। तो टाइम इज द बेस्ट हीलर। बोस और दोनों में एक बात कॉमन हो गई, द स्टोरी इज अबाउट डेथ। डेथ से जुड़ी हुई कहानी है ये। इट बिगिंस विद द मीटिंग ऑफ टू फ्रेंड्स हु हैव लॉस्ट देयर सन्स एंड दिस स्टोरी एंड्स विद द डेथ ऑफ लाइफ। कहानी स्टार्ट होती है जब दोनों दोस्त बात कर रहे थे, मतलब इसका मतलब दिन था ट्यूसडे का। और उस दिन वुडी फील्ड जो था वो बॉस से मिलने उसकी कंपनी पे गया, दोनों बैठे थे वहां से, तो स्टोरी स्टार्ट होती है। और इस खत्म कब होती है, बस ये उठ के चला आएगा वुडी फील्ड, और जो बॉस है उसके हाथों से एक मक्खी मर जाएगी। अब मर जाएंगे कह दो, चाहे वो मार देगा कह दो, वो कैसे कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक मक्खी की डेथ होगी फ्लाई की, उस पे ये स्टोरी एंड हो जाएगी। इसका मतलब कहानी लगभग आधे घंटे के अंदर खत्म है, शॉर्ट स्टोरी छोटी सी है। तो दोनों एक ही है, वुडीफील्ड और इट बिगिंस विद द मीटिंग, दोनों की मीटिंग पे स्टार्ट होती है कहानी, लेकिन खत्म होती है फ्लाई की डेथ पर। वुडीफील्ड और जो बोस है वे दोनों पड़ोसी भी है। बोस रिप्रेजेंट्स द ओल्डर जनरेशन ऑफ 1914 की, मतलब जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, तो ओल्डर जनरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है बोस, मतलब वो जिस तरीके की बातें करता है सोचता है, वो ओल्डर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक कैरेक्टर आता है मैसी का, क्लर्क है ऑफिस में, ये मैसी क्लर्क है ऑफिस में। इसे बुलाएगा वो एक दो बार, मतलब बॉस जो है ना उसके यहीं पर ये क्लर्क है। मतलब जब वो एकदम दुखी होगा तो वो कहेगा कि अच्छा एक काम करो, कोई भी आए आधे घंटे तक किसी को अंदर मत आने देना, मैसी से एक बार तो वहां बुलाएगा। एक बार जब वो मक्खी मर जाएगी तो ये कहेगा कि अरे एक पेपर लाना जरा, साफ सा, बस उसे बिछा देगा टेबल पर, बाद में मरने के बाद उसे डस्टबिन में डाल देगा मक्खी को, तब उसे बुलाएगा। जैसे क्लर्क है ना, नौकर की तरह बुलाएगा उसे ये काम करने के लिए, तो 2 बार इसका जिक्र होगा। पीपल सेंड देयर सन्स टू वॉर एंड दे आर किल्ड। अब ये है असली बात, कि व्यक्ति ने युद्ध में अपने बच्चों को भेजते हैं और वे वहां मारे जाते हैं। ऐसा ही हुआ, इसी बात को लेकर के ये कहानी चलेगी कि भाई ना भेजे तो भी दिक्कत, और अगर भेज देते हैं तो वे ऐसे मारे जाते हैं जैसे वो मक्खी मरेगी। उस मक्खी को मैं कोरिलेट करूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे वो मक्खी मरी और क्यों इसका नाम द फ्लाई पड़ा है। और यहाँ पर पीपल सेंड देयर सन्स वार में भेजते हैं और वे फिर किल्ड होते हैं। डेथ बिकम्स इनएविटेबल, मौत तो इनएविटेबल है ही, अटल हो जाती है, बट मैन आर अनविलिंगली टू एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ। लेकिन अनविलिंगली हमें इस बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट करना होता है, मतलब सबको पता है कि एक दिन मौत होनी है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि देखो किस तरीके से, आप वैसे ही ले लो ह्यूमन बीइंग को,
हम पैसे लास्ट तक भी पैसे में हम दूसरे के साथ बुरा करते रहते हैं, हमें पता है ये पैसा हमारे साथ जाने वाला नहीं है। चलो इस उम्र में थोड़ी कम उम्र है तो देखा जाए, लेकिन 60 60 65 65 साल के, 70 70 साल के बुजुर्ग जो है वो भी पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जबकि उन्हें तो पता है कि कुछ समय बाद आप चले जाओगे। लेकिन फिर भी डेथ को, इस बिटर ट्रुथ को, इस कड़वाहट से भरे सच को कोई मतलब इसे कोई स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता इजीली। सबको पता है फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये वाली बात कही है उसने। द सन ऑफ द बॉस हैज बीन किल्ड 6 years अर्लियर, 6 साल हो गए, 6 साल पहले उसका बेटा मरा था। और द बॉस appears टू बी alive बट इज स्पिरिचुअली डेड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज सन। भाई वो अगर बाप को देखे, बॉस को, वो स्पिरिचुअली तो डेथ हो चुकी है उसकी, मतलब अंदर से तो मर चुका है, वैसे जिंदा लाश है। मतलब बेटा मर गया उसके बाद भी जिंदा लाश की तरह है, स्पिरिचुअली तो डेड हो चुका है। तो ये बताया गया बॉस के बारे में। तो दोनों के ही बेटे मर चुके थे। वुडी फील्ड एंड द बॉस मीट ईच अदर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में दोनों मिलते हैं। द बॉस इज स्ट्रॉन्ग इन हेल्थ, बॉस आज भी हेल्थ में ठीक है, जबकि वुडी फील्ड ओल्ड हो चुका है उसके मुकाबले और इनफर्म है, दृढ़ हो गया, मतलब ढीला ढाला हो चुका है। बॉस उससे 5 साल बड़ा होने के बाद भी, वो तो अपनी अपनी देखो स्वास्थ्य के ऊपर बात होती है हेल्थ की, बॉस आज भी थोड़ा मजबूत है, लेकिन वुडी फील्ड जो है उसे ज्यादा सदमा हुआ, जॉब भी छोड़ी और हेल्थ बिल्कुल बेकार हो गई है। और घर से एक ही दिन निकलता है, वो भी ट्यूसडे में। द बॉस रीड्स द बुक, द फाइनेंशियल टाइम्स, ये एक बुक थी जिसे पढ़ रहा था वो, जब वो आता है वहां पे। वुडीफील्ड गोज टू हिज बॉस ऑफिस जाता है। ट्यूसडे का दिन था, बिकॉज हिज वाइफ एंड डॉटर्स हैव फिक्स्ड वन डे फॉर हिज विजिट आउटसाइड ड्यू टू हिज सिकनेस। बीमारी की वजह से बस एक ही दिन चुन रखा था दोनों ने, उनके, उसकी वाइफ ने और बेटियों ने, कि भाई इस दिन तुम जा सकते हो, तो वो उसी दिन जाता है। उसे कोई बात कहनी थी उस दिन बॉस से, वो बात इधर उधर की करता है। वो उसे फर्नीचर वर्नीचर दिखाता है, आओ भाई आज तुम आए हो और देखो मैंने फर्नीचर कुछ अलग करके कर दिया है, कालीन वगैरह लगा दिए हैं, सब कुछ चेंज हो गया है कंपनी में। उसे दिखाने के लिए बॉस जो है वुडी फील्ड को दिखाता है। वहां उसके बेटे की फोटो भी लगी रहती है, वो वही थी जहां थी। तो उसे भी दोनों देख करके थोड़ा सा मायूस होते हैं। और जब भी ये कहता है वुडी फील्ड कि मुझे आज तुमसे कोई बात कहनी थी, मैं भूल गया, तो कहता है चलो थोड़ा विस्की वगैरह वाइन वगैरह ले लेते हैं, क्या पता याद आ जाए। तो दोनों फिर शराब पीते हैं बैठ करके। एक दो घूंटी पीता है और एकदम उसे याद आ जाता है, अरे हाँ मुझे एक बात कहनी। तो वो कहता है क्या थी वो बात, तब वो बताता है, अब से लगभग कोई 1 सप्ताह पहले, 1 वीक अर्लियर, मेरी बेटियां जो थी दोनों, वे वहां गई थी बेल्जियम। बेल्जियम जो जगह थी, वहीं पर दफनाए गए थे दोनों, उन बच्चों को वहीं दफनाया था। इसका मतलब इसका लड़का भी और उसका लड़का भी दोनों जंग में मारे गए थे और बेल्जियम में दफना दिए गए थे। तो उनकी कब्र थी वहां पर। तो कहते हैं कि भाई मेरी बेटी गई थी, अब वो कब्र पहले जैसी नहीं रही, वहां बहुत ज्यादा साफ सफाई हो गई है, पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, चौड़ी चौड़ी रोड बना दी गई है। तो अब पहले से ज्यादा मतलब वहां पर सब खूबसूरत हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया। ये वाली बात बताई। अब जिक्र जब छेड़ दिया उसने उस बालक का और कह करके चला आया, अब एक तरीके से आप ये लगाओ, आप 6 साल हो गई, अब कोई ना करे तो इंसान इधर उधर की बात, जब बात आ जाती है तो फिर इंसान उसी पे कंसंट्रेट कर देता है। अब ये दुखी हो जाता है, जब ये दुखी हो जाता है तब ये अपने उस क्लर्क को बुलाता है कि भाई अब आधे घंटे तक किसी को आने मत देना। ये सोचता है अंदर कमरे में मैं अपने बेटे को याद करता है। तभी से वो मक्खी दिखाई देती है। अब मक्खी के साथ क्या हुआ उसे लास्ट में बताते हैं। वुडीफील्ड गोज टू हिज बॉस ऑफिस, ट्यूसडे में जाता है क्योंकि वाइफ और डॉटर जो थे ना उन्होंने वही दिन फिक्स कर रखा था। बॉस शो करता है, दिखाता है उसे अपना ऑफिस वुडीफील्ड को। ही शोज हिम, उसे दिखाता है द न्यू फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग भी दिखाता है, मतलब हीटर जैसे लगा देते हैं ना कि भाई यहाँ पर ठंड में, मतलब ठंड से बचने के लिए हीटिंग की व्यवस्था भी कर रखी है जो बिजली से होती है। ऑल थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, सब बदल चुका था ऑफिस में सिवाय पिक्चर के जो बॉस के डेड सन की थी। हिज सन इज इन द यूनिफॉर्म इन दिस पिक्चर, पिक्चर में यूनिफॉर्म में था वो पहले की तरह, वो पिक्चर वहीं की वहीं लगी थी। वुडीफुल कहता है टू द बॉस दैट ही फॉरगॉट व्हाट ही वांटेड टू टेल हिम, वो भूल गया उसे जो बताना था। बॉस ऑफर करता है कुछ विस्की वुडी फील्ड के लिए, टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, की भाई तुम्हारी याद थोड़ी सी तरोताजा हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। ड्रिंकिंग वाज वैसे तो प्रोहाइबिटेड थी, मना थी वुडी फील्ड के लिए, इसका तो इलाज चल रहा था डॉक्टर के द्वारा, बट दे ड्रैंक, लेकिन पी लेते हैं। वुडी फील्ड रिमेंबर व्हाट ही वांटेड टू से,
अब उसे याद आ जाता है पीने के बाद जो उसे कहना था। वैसे भी इसे भूलने की बीमारी भी थी। वुडीफील्ड टेल्स द बॉस, बताता है उसकी डॉटर्स के रिसेंट विजिट के बारे में कि अभी मेरी बेटियां अभी फिलहाल में विजिट करा है उन्होंने बेल्जियम, वेयर जहां पर उन्होंने उसके बेटे की कब्र को देखा, एंड ग्रेव द बॉस के सन की भी देखी, विच वाज नियर हिज सन्स ग्रेव। दोनों के बेटों की कब्र नजदीक नजदीक ही थी वहां पर। When Woodyfield talks about the grave of the boss son, जब बॉस के बेटे की कब्र के बारे में वुडीफील्ड जिक्र करता है, बॉस loses himself in the memory of his son, वो खो जाता है उसकी याद में, और नोस्टैल्जिक हो जाता है। नोस्टैल्जिक होता है जब हम किसी की याद में, घर के लिए नोस्टैल्जिक होता है, परिवार के लिए, तो वो नोस्टैल्जिक होता है जब हम किसी को मिस करते हैं बहुत ज्यादा। वुडीफील्ड गोज अवे, वो चला जाता है, एंड बॉस थिंक्स अबाउट हिज सन इन लोनलीनेस, और अकेलेपन में वो अपने बेटे के बारे में सोचता है। तो वो तो कह करके निकल गया, अब वो सोचना लगा। अब ऐसे तो होता ही है भाई, कोई किसी ने आके कोई बात, अब 6 साल से पता नहीं कितनी बार रोया होगा ये, अब भूल गए। अब तो समय बीतता है ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर, अब अपने काम में लग गए। देखो कोई सी कितना भी बड़ा गम हो, ये बात बिल्कुल पक्की है कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। हम कभी कभी ऐसा गम हमारे सबके साथ होता है, कभी किसी का नंबर ना आना, कभी किसी का फेल हो जाना, कभी कोई घर में ऐसा कुछ हो जाना, या कोई हेल्थ में कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि भाई आज कैसे ही बस ये समय कैसे भी गुजरेगा। बिल्कुल ऐसा मन हो जाता है, आज तो मरने वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी आज कुछ और दर्द है, कल कुछ और होगा, और 10 दिन बाद कुछ और होगा, और फिर 10 साल बाद कुछ और होगा। तो ये समय ही तो है जो बड़ा बलवान होता है, और समय जो है सबसे बड़ा मरहम है दुख को भरने का। तो 6 साल हो गए, अब तो उसे याद भी नहीं था इतना, लेकिन आज इसने याद दिला दिया, और याद दिला के बंदा चला गया। अब परेशान ये है बॉस। ही सिट्स डाउन, वो बैठ जाता है और इन्फॉर्म करता है अपने क्लर्क मैसी को कि ही डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे में देखो मुझे डिस्टर्ब मत करना। ही स्लम्प्स हिमसेल्फ इनटू द चेयर, और अपने आप को चेयर में, स्लम्प्स माने अ, बढ़ा लेना, मतलब चेयर में अपने आप को रख लेता है, इसका मतलब चेयर पे बैठ जाता है। ही थिंक्स दैट ही विल वीप, अब वो सोचता है कि मैं अब रोऊंगा, बट ही डजेंट वीप, लेकिन अब आंसू ही नहीं आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो सोचता है कि मैं अब बच्चे के बारे में रोऊंगा, लेकिन अब रो नहीं पाता। क्यों नहीं रो पाता? काफी समय हो गया। देखो ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लिया 20 साल पहले कोई घटना हुई थी, उस समय हो सकता है कि हम रो रो के बुरा हाल हो गया हो, आज हम उस चीज को सोचे तो हम रोने लगे, ये जरूरी नहीं है। तो अब तो आंसू भी सूख गए, और अब बात पुरानी हो गई है, तो अब उसे रोना नहीं निकला, मतलब ये बोल रहा है। ही सीज द पिक्चर ऑफ हिज सन, अपने बेटे की पिक्चर देखता है, महसूस करता है दैट द पिक्चर डजंट मैच हिज सन, बिकॉज इन द पिक्चर हिज सन लुक्स स्टन। कहता है ये पिक्चर मेरे बेटे से मैच नहीं करती, क्योंकि पिक्चर में मेरा बेटा स्टन, थोड़ा कठोर सा दिख रहा है, जबकि रियलिटी में ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो बड़ा पोलाइट था, फ्रेंडली था। हो जाता है जैसे पिक्चर है उसमें थोड़े से चेहरे पे उसके क्रोध सा या कठोरता सी आ रही हो, लेकिन हकीकत उल्टा भी होता है, कभी कभी कोई कठोर होता है लेकिन मुस्कुराती हुई चेहरा आ जाता है। तो इस तरीके से भी हो जाता है। द बॉस सीज ए फ्लाई, अब वो फ्लाई का स्ट्रगल आता है। अब वो मक्खी देखता है, वो उसे, मतलब उसे अपने बेटे के बारे में सोचना था आधे घंटे, वो तो इसलिए उसने टाइम लिया था कि पता नहीं, लेकिन अब आंसू नहीं निकल रहे, तो अब वो एक मक्खी को देखता है जो किसमें थी, इंक पॉट में। अब इसे समझ लो आप थोड़ा सा, फिर मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा। मक्खी को देखता है, एक फ्लाई को, वो उड़ नहीं रही थी, वो एक इंक का पोर्ट नहीं होता जिसमें इंक होती है, उसके अंदर गिरी पड़ी थी, मतलब। तो वो निकलने की कोशिश कर रही थी इंक पॉट से। ये तो जैसे आप भी बैठ जाओ तो कोई ऐसा मक्खी, अब वो इंक पॉट तो आजकल नहीं होते नॉर्मली, लेकिन चलो सपोज करो किसी चीज में, मान लिया चाय में, दूध में, आपको मक्खी गिरी और वो प्रयास कर रही हो निकलने का। आप क्या करो, आप हल्का सा उसे हाथ से या किसी चीज से उठा के रख दो बाहर। तो ठीक है, यहां तक तो बात सही है। उसने इंक पोर्ट से मक्खी को निकाला जब वो ऐसा लग रहा था ना जैसे मर जाएगी उसमें, तो उसने उसमें से निकाल के उसे बाहर रख दिया। अब बाहर रख दिया तो उसने पंखों को फड़फड़ाया, और जैसे वो उसमें इंक लगी हुई थी ना पंखों पे, तो उसे थोड़ा सा ड्राई करे, अपने उड़ने की तैयारी सी करी, तो उसने एक ड्रॉप इंक लेके मक्खी के ऊपर फिर गिर, अब वो मक्खी के ऊपर फिर डाल दी, तो वो फिर पड़पड़ाने की कोशिश करती है कि चलने की, थोड़ा सा फिर उसे हटाती है, लेकिन अब थोड़ा सा वो थक सी रही थी। उसने लेकर के एक इंक, जैसे वो फिर थोड़ा सा सही हुई ना, फिर डाल दी है, एक इंक ड्रॉप उन बाहर निकाल ली थी ना, एक ड्रॉप और डाल दी उसमें। अब वो बहुत ज्यादा ऐसे हो गई, फिर भी उसे थोड़ा समय लगा उभरने का, लेकिन प्रयास उसका जारी था।
देखो ऐसा तो होगा, आप कभी भी कोई चीज देख लो, चाहे कोई चींटी हो, मक्खी हो, कुछ भी लो, आप उस पर ऐसे ही करते रहो, या कॉकरोच हो, आप उसे पानी में फिर गेर दो, फिर डाल दो उसके ऊपर, फिर पानी डाल दो, तो वो दोबारा उसने फिर दोबारा प्रयास करके अपने आप को ऐसी हालत में, चाहे खूब प्रयास करके, बहुत थक के बड़ा, वो फिर दोबारा तैयार हो गई कि शायद उड़ जाती, उड़ती ना तो चल देती, लेकिन एक ड्रॉप और डाल दी। अब जो थर्ड वाली ड्रॉप डाली, अब मक्खी ने स्ट्रगल जो था उसका बिल्कुल खत्म हो गया, और अब उसके हाथ पैर काम करने बंद हो गए। अब वो इसका मतलब मर चुकी थी। उसने उठाया उसे और डस्टबिन में डाल दिया, और मैसी को बुलाया कि भाई एक कोरा पेपर लेके आना जरा, वो रख दिया। यहां पर स्टोरी खत्म हो गई। अब ये क्या सिंबल रहा? अब ये सिंबल दिखाया जाता है कि जैसे ये मक्खी थी ना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था इसके बेटे के साथ। मतलब ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर कह दो आप, कैसे भी, तो मतलब ये स्ट्रगल करते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल जो होता है ना, उन्हें मरना ही होता है। वो फिर पीछे से प्रेशर, फिर पीछे से प्रेशर, फिर पीछे से प्रेशर, निकल के ही नहीं आ सकते वहां से, और स्ट्रगल में दम तोड़ देते हैं। तो वो याद कर रहा है ये मक्खी से। हालांकि अब इसे रोना नहीं आ रहा, अपने बेटे पे भूल चुका है, और मक्खी को भी इस तरह से भुला करके लाओ भाई नया पेज ला दो। तो कुल मिलाकर के ऐसे दिखाया गया है कि ये इसकी डेथ भी एक सिंबॉलिक है, और ये दिखाता है कि एक दिन मरना ही होता है, तो डेथ से नहीं बचा जा सकता। तो ऐसे स्ट्रगल करा होगा उन्होंने भी, युद्ध में गए होंगे, लेकिन मरना ही था, और वहां जाकर सब मर के ही आए थे। उसी चीज को याद कर रहा है। द बॉस सीज ए फ्लाई स्ट्रगल कर रही थी टू कम आउट, बाहर निकलने का इंक पोर्ट से। प्लेस्ड ऑन हिज डेस्क, इंक पोर्ट जो कि रखा हुआ था उसकी डेस्क पर। फ्लाई सिंबलाइज करती है बॉस को। द फ्लाई स्ट्रगल्स टू सेव इट सेल्फ। अब वो फ्लाई में अपने बेटे का वो भी देखता है, और फ्लाई में वो अपने आप को भी देखता है, मतलब एक ह्यूमन को देखा उसने। हम कितना प्रयास करते हैं, लेकिन एक दिन हमें मर जाना है। वो ये भी इसमें एक सिंबल ये भी शो करा है, अलग अलग क्रिटिक ने खैर अलग अलग तरीके से इस सिंबल को दिखाया है। किसी का कहना ये भी है कि जो मक्खी है ना, वो खुद बॉस है, और जो ये हम टेंशन जो लेते हैं इतनी सारी, कि गम, इतने दिन से मैं दुख ले रहा हूं, वो ड्रॉप है, बार बार वो ड्रॉप गिर गई, फिर हम उस गम में, फिर ड्रॉप गिर गई। अगर गम से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम मक्खी की तरह ही मारे जाएंगे। ये भी कुछ क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि फ्लाई का ये भी सिंबलाइज कर रहा है। द बॉस सीज द फ्लाई, उस फ्लाई को देखता है, स्ट्रगल कर रही थी। द फ्लाई सिंबलाइज बॉस को करती है। द फ्लाई स्ट्रगल्स टू सेव इट सेल्फ, वो अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। इन द सेम मैनर द बॉस भी स्ट्रगल कर रहा है विद हिज डिसीजन टू सेंड हिज सन टू द वॉर। उसने भी अपने बेटे को किस तरीके से युद्ध में भेजा था, उसी के बारे में वो भी सोचता है। बॉस टेक्स आउट द फ्लाई, वो बाहर निकाल लेता है इंक से, हेल्प से, एक पेन की टिप पर रख के निकाल लेता है। पुट्स इट ऑन द ब्लोटिंग पेपर था वहां पर, उस पेपर पे रख देता है। द फ्लाई कम्स आउट एंड ड्राइज इट सेल्फ, वो अपने आप को ड्राई करती है, सुखा लेती है जब पहली बार रखता है। वेन द फ्लाई इज ड्राई, जब वो सूख जाती है, सेफ हो जाती है, बॉस ड्रॉप गिर देता है एक और उस के ऊपर। फ्लाई फिर स्ट्रगल करती है करेज से, फाइनली कम्स आउट, फिर बाहर को आती है निकल के। बॉस एडमायर्स द करेज, उसके प्रयास कर रहा है उसके करेज की, फ्लाई के, बट अगेन ड्रॉप्स इंक अपॉन इट, फिर ड्रॉप कर देता है उस पर। द फ्लाई स्ट्रगल्स अगेन बट द टाइम इट बिकम्स वीक, अब वो कमजोर हो गई। फाइनली द फ्लाई डाइस, अब वो मर जाती है, और बॉस उसे डस्टबिन में डाल देता है, थ्रोज अवे द डेड फ्लाई को फेंक देता है। द बॉस गिव्स टॉर्चर टू द फ्लाई टिल इट डाइस, तब तक उसे टॉर्चर करा जब तक वो मर ना गई। द बॉस स्टिर्स द फ्लाई को हिलाता है पेन से, बट देर इज नो रेस्पॉन्स, बिकॉज वो डेड हो चुकी थी। ही ऑल्सो थ्रोज अवे द ब्लोटिंग पेपर को, जो यूज हुआ था उसके क्रूएल गेम, जो उसने वो निर्दयी गेम खेल रहा था ना, वेस्ट पेपर बास्केट में डाल देता है उसे। ही आस्क्स हिज क्लर्क से कहता है ब्रिंग सम फ्रेश ब्लोटिंग पेपर ले आओ। ही फील्स हिमसेल्फ रेज्ड एंड फियरफुल, अब वो अपने आप को अभागा और फियरफुल, डर से भरा हुआ महसूस करता है। ही डजंट रिमेंबर हिज डैड सन, अब वो अपने बेटे को भी याद नहीं करता। टाइम इज द बेस्ट किलर, हाँ ये लाइन आ गई। इज ए सुटेबल प्रोवर्ब फॉर दिस स्टोरी, अब उसे अपने बेटे की मौत को सोच करके रोना नहीं आ रहा है, बल्कि उसने उस फ्लाई के साथ भी देखो किस तरीके से कर दिया। तो मतलब समय अब जख्मों को भर दिया है, मतलब काफी दिन हो गए, तो अब वो बात नहीं थी जो जब तुरंत घाव पर थी। ब्लैक इंक जो है वो सिंबल है सैडनेस का, दुख का। ब्लैक इंक, काली स्याही जो बार बार डाली जा रही थी, वो इंक जो थी ना, वो सिंबल थी सैडनेस का। तो बॉस के लिए ये भी था कि बार बार मैं उस दुख से बाहर निकला, फिर मेरे ऊपर वो सैडनेस, फिर बाहर निकलना, अगर ज्यादा बार वो दुख मैं लूंगा तो एक दिन मारा जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि उस दुख से बाहर निकल जाना। फ्लाई हमें सिखाती है, फ्लाई
टीच करती है बॉस को दैट डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स एंड सोर ऑफ द लाइफ शुड बी फेस्ड ब्रेवली। अब ये बात आती है, फ्लाई से एक ज्ञान मिलता है कि हमें बहादुरीता से लड़ना चाहिए। अब ड्रॉप गिरी, उसने फिर स्ट्रगल करा, फिर करा, हालांकि 3 बार करा, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करके अपने आप को निकाले थे, लास्ट में दम टूट गया। तो कुल मिलाकर के हमें स्ट्रगल करना चाहिए और दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। वो इंक जो थी वो दुख का सिंबल। फ्लाई दर्शाती है दैट लाइफ इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। जिंदगी में लगातार स्ट्रगल है, आपके ऊपर गमों का साया या टेंशन जो है वो आनी ही आनी है। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और लास्ट जो है वो इनएविटेबल डेथ है जो होनी है। तो ये फ्लाई हमें इस तरीके का एक सिंबल शो करती है। स्टोरी हाईलाइट करती है इमोशनल नंबनेस। इमोशन नंबनेस हो गई, नंबनेस होता है सुन्न पड़ जाना, इमोशनल इमोशन खत्म हो गए। कोज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग, प्रोलॉन्ग्ड माने लंबी सफरिंग की वजह से इमोशंस जो है ना वो नंब हो गए, अब सुन्न पड़ गए। मतलब पहले इमोशंस बहुत ज्यादा थे, अब बच्चे का काफी लंबा समय हो गया तो अब इमोशन भी खत्म हो गए। तो ये भी एक मैसेज है यहाँ पर कि समय जब ज्यादा हो जाता है तो इमोशंस भी हल्के पड़ जाते हैं। द बॉस की क्रूरलिटी जो थी, जो वो निर्दयी तरीके से फ्लाई के प्रति जो उसकी क्रूरलिटी थी ना, वो रिफ्लेक्ट करती है हिज सबकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। वो दिखाती है उसका हताशपन, हेल्पलेसनेस, कि भाई कुछ नहीं किया जा सकता। हेल्पलेसनेस मतलब जैसे वो मक्खी असहाय थी एक तरीके से। ये जो बॉस की क्रूरलिटी उसके ऊपर थी ना, ऐसे लग रहा था अब यहाँ पे वो याद आता है उसके बच्चों के प्रति कि कंट्री तो भेज देते हैं बार बार ये तो, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, बाहर भाग भी नहीं सकते उससे। हमें पता होता है मरना है, लेकिन स्ट्रगल करेंगे वहीं मारे जाएंगे। तो ये भी दिखाया गया है। मैन्सफील्ड जो है, जो राइटर है, सोज वो दिखाती है हाउ पावर कैन टर्न इनटू क्रुएलिटी व्हेन मिक्स्ड विद पेन। जब दर्द से मिक्स हो जाती है तो पावर जो है ना वो क्रूअल बन जाती है, तो ताकत जो है ना वो निर्दयी हो जाती है जब वो मिक्स हो जाती है पेन से। क्योंकि ये पीड़ित था खुद, तो अब इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, एक मक्खी के मारे जाने का भी असर नहीं था। बोस का जो ऑफिस है वो सिंबलाइज करता है मेटेरियल सक्सेस, कि उसने भौतिकवाद में तो सक्सेस प्राप्त कर ली, मेटेरियल होता है पैसा, मोह माया, धन दौलत, बट इमोशनली एम्प्टीनेस है। उसका ऑफिस पैसों में तो रिच है लेकिन इमोशन में पुअर है, इमोशनली एम्प्टीनेस। इमोशन अब खत्म हो चुके हैं। तो इमोशन खत्म होने का मतलब समझ रहे हो आप, कि वो एकांत कमरे में बैठा रोने के लिए, लेकिन आंसू नहीं निकले, अब लंबा समय हो गया था। द रिपीटेड ड्रॉपिंग ऑफ इंक, इंक का बार बार ड्रॉप करना, ये रिफ्लेक्ट करता है रुथलेस ब्लोज ऑफ फेट, भाग्य के हमारे ऊपर। रुथलेस माने होते हैं बिना दया के, रुथ माने दया होती है निर्दयी तरीके से। तो भाग्य निर्दयी तरीके से हम पे ऐसे ही अ, फटकार मारता है, या आप कह सकते हो ऐसे ही हमारे ऊपर प्रेशर करता है। भाग्य के स्ट्रोक ऐसे ही आते हैं हमारे ऊपर, हमें लेकिन स्ट्रगल करके हमें ऊपर को उभरना चाहिए, जैसे मक्खी प्रयास कर रही थी। तो भाग्य के तो ऐसे ही भाई हमारे ऊपर भी ये ब्लो लगते हैं, झोंके आते हैं। फ्लाई की जो डेथ है रिप्रेजेंट करती है फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट डेस्टिनी। फ्यूटिलिटी माने तुच्छता, ह्यूमन का स्ट्रगल बिल्कुल बेकार है डेस्टिनी के सामने। भाग्य के सामने, डेस्टिनी भाग्य के सामने हम कितना ही लड़ ले लेकिन हम बेकार है। तो इसका मतलब मक्खी ने खूब प्रयास करा लेकिन वो मर गई। तो देखो ये सिंबलिक है, यहाँ सिंबल अलग अलग तरीके से यूज करे, मतलब इस एक फ्लाई में ही कई सिंबल छिपे हुए हैं। बोस की ऑथोरिटी ओवर द फ्लाई के ऊपर जो उसका अधिकार था ना बोस का, कि भाई वो जब चाहे उस पर ड्रॉप गिर दे, ये मिरर माने दिखाता है ऑथोरिटी ऑफ द नेशंस ओवर सोल्जर। ये जो मैं आपको बता रहा था, सोल्जर के ऊपर राष्ट्र की ऑथोरिटी। जैसे मक्खी को कोई रोकने वाला नहीं था, वो ड्रॉप गिरता था, वो फिर ड्रॉप, तो कुल मिलाकर के उसे स्ट्रगल करने के लिए मजबूर कर रहा था। वो बार बार प्रयास करके ऊपर को उठ रही थी लेकिन मारी गई। ऐसे ही जैसे राष्ट्र, गवर्नमेंट, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो ऐसे ही बुला बुला करके भेजे गए थे। मान लिया आपने एक युद्ध जीत गया तो फिर आप आगे चलो। भाई ऐसा थोड़ी था कि भाई आप ठीक है, आप लड़ने के लिए चले, आपने वो सेना मार दिए 20-50 आदमी, तो अब आ जाओ भाई तुम घर चले जाओ, ऐसा नहीं था। आप और आगे चलो, फिर आप और आगे चलो, फिर आप और आगे चलो। वर्ल्ड वार फर्स्ट था, लड़ाई लड़नी थी जब तक चलेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि भाई अगर ये जीतेंगे तो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, मरना तो था ही। डेथ कंपलसरी थी, और यही फ्लाई के साथ जो मैन्सफील्ड है वो एक्सपोज करती है, दिखाती है इन ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लाइंड पैट्रियटिज्म।
जो ब्लाइंड पैट्रियटिज्म है ना, मतलब अंधा बिल्कुल देशभक्ति के जो कॉन्सिक्वेंस है वो इनह्यूमन थे, अमानवीय थे। इसका मतलब देशभक्ति में जब अंधी देशभक्ति करोगे ना, तो वहां पर क्या था कि जो रिजल्ट थे ना, तो वे इनह्यूमन थे। मतलब इंसान को ऐसे समझा जा रहा था कि भाई उनके लिए वो इंसान क्या था कि मतलब ये नहीं था कि एक इंसान है वो मारा जा रहा है। ये थे कि भाई इतने इंसान, इतने मरने हैं, ठीक है जाओ, कम से कम हमें इतने इंसान मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब राष्ट्र के लिए उस समय ऐसे दुनिया मर रही थी वहां, मतलब बिल्कुल भी इस तरीके से था। परिणाम जो था ना वो इनह्यूमन था। बोस की इनएबिलिटी टू क्राई, अब वो रो नहीं पा रहा था, इनेबल हो गया था ना, इनएबिलिटी हो गया अयोग्यता, क्राई करने की दिखाती है, इमोशनल पैरालाइज हो चुका है वो। अब इमोशन बेकार हो चुके हैं, अब इमोशनल टच नहीं रहा, अब रो रो के, जैसे कहते हैं ना, आंखें सूख गई है, तो उसका इमोशनल एम्प्टीनेस या पैरालाइज हो गया। फ्लाई बिकम्स ए साइलेंट विक्टिम जस्ट लाइक सोल्जर्स इन वॉर। फ्लाई जो थी ना वो साइलेंट विक्टिम थी, वो शिकार बन रही थी, साइलेंट, उसे वो कुछ नहीं कह सकती। फ्लाई क्या कह सकती थी बोस को, भाई उस पे बार बार वो ड्रॉप डाल रहा था, कोई जरूरत नहीं थी ड्रॉप डालने की, लेकिन अब वो क्या करती। तो फ्लाई असहाय थी, वो कुछ कह नहीं सकती, वो उसके कोई डंक नहीं मार सकती, वो तो परेशान थी, ऊपर से वो ड्रॉप डाल रहा था, तो वो असहाय थी। और यही दिखा, द फ्लाई बिकम्स ए साइलेंट थी, विक्टिम बनी, जस्ट लाइक सोल्जर्स इन वॉर। वॉर में सोल्जर भी किसी को कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी मर्जी से ये भी नहीं कह सकते अरे सर ये गलत निर्णय है, हम इधर को क्यों जाए, हम तो इधर चलना चाहिए, हम पहले उन्हें ना मार ले। कुछ नहीं कह सकते, जो ऊपर से उड़ रहा है आपको चलना पड़ेगा। वो वर्ल्ड वार फर्स्ट कोई छोड़ो, आज भी अगर आज कोई युद्ध हो जाता है, तो जो ऊपर का कमांडर जो ऑर्डर देगा, चाहे किसी के एक बेटा है, चाहे किसी के दो बेटे हैं, चाहे परिवार में वो अकेला ही है, चाहे उसकी अभी अभी शादी हुई है, चाहे कोई भी कंडीशन सही, आप कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। अगर आपको ऑर्डर दे दिया कि जाओ भाई वहां सामने खड़े हो जाओ, तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। ऐसे ही फ्लाई के साथ था, वो साइलेंट विक्टिम थी, और वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो अपनी बात को कह भी नहीं सकती थी। साइलेंट विक्टिम थी फ्लाई, विक्टिम थी बिल्कुल ऐसी जैसे सोल्जर्स हो जाते हैं वॉर में। द स्टोरी एम्फेसाइज करती है साइकोलॉजिकल रियलिज्म रेदर देन एक्शन, एक्शन के स्थान पर यहाँ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी पर एम्फेसिस करा है इस स्टोरी ने। मतलब कुछ नहीं दिखाया साइकोलॉजी माइंड पर कि भाई देखो ऐसा होता है। और जो सोल्जर्स है वो असहाय होते हैं। जब वर्ल्ड वार हो या कोई युद्ध होता है तो वो अपनी कहीं नहीं चला सकते, बिल्कुल ऐसे जैसे बोस के हाथ में मक्खी। द इंक पोर्ट जो था, जो वो इंक पोर्ट रखा हुआ था, वो सिंबलाइज करता है डार्क ग्रिप ऑफ सफरिंग एंड डेथ। वो इंक पोर्ट क्या था, वो सफरिंग, कष्ट और डेथ से भरा हुआ था। मतलब वो इंक पोर्ट जो है, जो इंक बार बार डल रही थी, वो डेथ थी या वो कष्ट थे, जिसे मक्खी ने प्रयास करा लेकिन वो मारी गई। स्टोरी क्वेश्चन करती है वेदर करेज इज मीनिंगफुल विदाउट सर्वाइवल। ये स्टोरी इस बात को उठाती है कि क्या करेज मीनिंगफुल है बिना सर्वाइवल करे। अगर हम जिंदा नहीं बचते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, तो क्या स्ट्रगल के कोई मायने हैं? ऐसे स्ट्रगल का कोई मायना है? जैसे वो स्ट्रगल कर रही थी मक्खी, 3 अटेम्प्ट करे उसने, लेकिन फिर भी मारी गई। तो क्या उस संघर्ष का कोई मायना है? ये क्वेश्चन उठता है इस स्टोरी में। मैन्सफील्ड यूज अ सिंपल इंसिडेंट दिखाया है उसने, कन्वे ए प्रोफाउंड ट्रेजिक विजन। उसने एक ट्रेजिक विजन, एक दुखी विजन माने दृश्य दिखाने के लिए ये एक एग्जाम्पल मक्खी का लिया है इसके अंदर। बॉस का जो गेम है वो फिलाई से जो गेम खेल रहा है ना, वो प्रकट करता है मैन की जो डिजायर है ना टू कंट्रोल फेट। मैन की इच्छा होती है कि वो भाग्य पे कंट्रोल करे, मतलब कि भाई हम ना मरे ऐसा, लेकिन भाग्य के सामने कोई नहीं जीत सकता। फ्लाई रिपीटेड एफर्ट, वो बार बार जो प्रयास कर रही थी, वो दिखाता है ब्लाइंड होप विदाउट अवेयरनेस ऑफ डूम। आपको अपने डूम, कयामत का अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, आप बिना मतलब की आशा कर रहे हो कि शायद जी जाओगे, लेकिन नहीं जी सकते, तो मौत तो आनी ही है। बॉस का जो डिटैचमेंट है, अलगाववाद, क्योंकि अब उसे अपने बच्चे से इतना लगाव नहीं रहा, अब आंसू नहीं निकल रहे, वो रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्न मैन्स मोर्टल आइसोलेशन, कि मॉडर्न मैन जो है उनका आइसोलेशन माने अकेला, अलग हो जाना। तो आजकल जो है, जैसे मॉडर्न एज में क्या हो रहा था कि इंसान परिवार से थोड़े हटते जा रहे हैं, जैसे आज के टाइम में लगा लो आप, अब वो बात नहीं रही, जैसे परिवार में पहले लगाव होता था, अब आइसोलेट होते जा रहे हैं, तो वो शो करता है। फ्लाई जो है एक पावरफुल एग्जांपल है सिंबलिज्म का, यूज फॉर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखाती है। मतलब फ्लाई में जो है ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ये, कि एक साइकोलॉजी है माइंड में, कि भाई हमें जो है ये
दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर टोटली हेल्पलेस बिफोर अवर फेथ। हम भाग्य के सामने तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये हमारे दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी जो मैन्सफील्ड ने लिखी है, कैथराइन मैन्सफील्ड ने, और बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से राष्ट्र, गवर्नमेंट, वर्ल्ड वार फर्स्ट में किस तरीके से जो सोल्जर्स थे वो हेल्पलेस थे, और उनके जो माँ बाप थे उन्होंने कितना कष्ट झेला है। और इसी तरीके से ये दूसरा सिंबल भी क्रिएट करती है कि जो हमारी ये, हम प्रयास कितना भी कर ले, भाग्य में जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा। तो स्ट्रगल जो है, और ये जो हमारे ऊपर डेस्पेयर, निराशा, जो हम रोते हैं, परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो उनसे जितना आप बचोगे, जैसे वो मक्खी के ऊपर जो इंक डल रही थी, कि जितना आप, जितनी इंक डलेगी, मतलब जितना आप रोने धोने में, टेंशन में रहोगे, उतने जल्दी ही आप खत्म हो जाओगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस चीज से अपने आप को बचा के रखें। तो ये स्टोरी थी आपकी, शॉर्ट स्टोरी, छोटी, और आपके एलटी ग्रेड में लगी हुई है। इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या कैथराइन मैन्सफील्ड पे भी क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट है, उस पे जो क्वेश्चन है वे भी 5-6 क्वेश्चन उसके ठीक ठाक से बनते हैं। उन्हें भी आप देख लेना, और उसे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँ। ठीक है, यहीं तक करें।